बेटा अब नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। क्लोरोप्लास्ट कर लिया और हमें पता है वो स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस करती है वो कौन रहते हैं, थाइलेकोइड्स रहते हैं। अब इन्हीं थाइलेकोइड्स में, ठीक है, कुछ ऐसे पिगमेंट्स रहते हैं जो कि क्या करेंगे, उस फोटोसिंथेसिस में अपने इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि सन एनर्जी को लेना, केमिकल एनर्जी में चेंज करना, और वही केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो थाइलेकोइड के वो पिगमेंट, द पिगमेंट विच अकर ऑन थाइलेकोइड्स, they help in absorption of the light energy and then convert that to the chemical energy। उन्हीं को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लोरोफिल और इसके अलावा कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि 5 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से जो हायर प्लांट्स रहते हैं बेटा उनमें मिलेंगे आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हमने एल्गी पढ़ी थी और याद करो प्लांट किंगडम के अंदर वहाँ पर हमने क्लोरोफिल सी के बारे में भी पढ़ा, डी के बारे में भी पढ़ा और ई के बारे में भी पढ़ा। क्लियर? इनमें से जो क्लोरोफिल ए होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। किस लिए? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए आपको मिलेगा। और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं। प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी पिगमेंट में एबिलिटी नहीं होती कि सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे। ये कन्वर्जन का काम सिर्फ क्लोरोफिल ए करता है और यही कारण है कि इसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं। बाकी क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी रह गए उनको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट इसलिए बोला बेटा क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लाइट को तो अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन इनमें एबिलिटी नहीं होती कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो ये जो एसेसरी ए के अलावा बाकी के जो पिगमेंट बच गए ये सन एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करते हैं बट दे हैंड ओवर इट टू द क्लोरोफिल ए। और वो क्या करेंगे, ले भाई तेरा काम है, तू इसको क्या कर दे, चेंज कर दे। क्लियर? इतना समझ में आया? चलो अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या रहता है कुछ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लियर? ध्यान से सुनना, एक रिएक्शन सेंटर आया था पीछे, है ना, कि कुछ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दे एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम के अंदर हम ये टर्म पढ़ेंगे, रिएक्शन सेंटर पढ़ा था ना कि जो फोटो सिस्टम होते हैं उसमें रिएक्शन सेंटर होते हैं। क्लियर? तो कुछ क्लोरोफिल ए ही मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसका काम करते हैं, रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं, जिनको कि हम P700 या P680 के नाम से जानते हैं। P वर्ड किस लिए लगा, क्योंकि फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम के अंदर मिलते। तो क्या क्या नाम है उनका, P700 और P680। बैक्टीरिया भी रहते हैं, कुछ क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया में मिलेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डी। क्लियर? अब ये क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होता है उसका फॉर्मूला बता रहा है C55, H74, O6, N4 और मैग्नीशियम। हमारा अब क्लोरोफिल ए के ऊपर आ जाओ कि जो क्लोरोफिल ए रहता है अगर हम इसको प्योर स्टेट में देखें देन इट अपीयर ब्लूइश ग्रीन। कार्बन इसके पास 55 है, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4 है, मैग्नीशियम। क्लियर बेटा? इनका मोलिकुलर वेट रहता है 911, लेकिन हमारा जो क्लोरोफिल ए यानी कि जो हायर प्लांट्स में रहता है उसका आपको मोलिकुलर वेट मिलेगा 893। ये कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, या डायरेक्ट अगर मैं डिफरेंस से करवाऊँ कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है हो गया, इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। पेट्रोलियम जो ईथर रहता है उसके अंदर ये सोल्यूबल होता है। ठीक है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जो 3rd कार्बन होता है बेटा वहाँ पर हमें मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है और ये रेड जो वेवलेंथ रेडिएशंस होती है उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, रेड वालियों को।
इसके अपोजिट ये मिलेगा, इसमें भी कार्बन 55 है, लेकिन क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन रहते हैं 72 और यहाँ पर रहते हैं 70। ऑलिव ग्रीन कलर है, एसेसरी होता है और ये मोस्टली सोल्यूबल होता है मिथाइल अल्कोहल के अंदर। उसके थर्ड कार्बन पे आपको मिलेगा मिथाइल ग्रुप, लेकिन ये अपने पास फॉर्माइल या एल्डिहाइड ग्रुप को रखता है। और ये क्या करता है, ये वॉयलेट ब्लू वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है देन टू द रेड। क्लियर बेटा? आपको अगर ये डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा हो, ये कंप्लीट, ये इतना, ये जो डायग्राम है ये किसका है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का दिखा रखा है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को जिसने सबसे पहले स्टडी किया उन साइंटिस्ट में कुछ नाम आते हैं जिनका नाम है विल स्टेटर, स्टोल और फिशर। टेडपोल, जैसे मेंढक होता है ना, फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं कि उसमें हेड होती है और टेल होती है। सिमिलर वे में ये देखो, ये क्लोरोफिल ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये हेड हो और ये क्या हो, इसकी टेल हो। क्लियर? कि जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं बेटा, टेडपोल लाइक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो इसका आपको ये हेड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पोरफायरिन। क्या नाम देते हैं, पोरफायरिन। और जो ये टेल होती है इसको हम नाम देते हैं फाइटो। पोरफायरिन को एक बार ध्यान से देखना, तो जिनकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है उनके बहुत जल्दी समझ में आएगा कि ये पोरफायरिन जो रहती है यहाँ, यानी कि जो ये हेड रहता है यहाँ पर हमें 4 पायरोल रिंग देखने को मिलती है विच आर लिंक्ड बाय मीथेन ब्रिज CH। अगर आप CH को ध्यान से ढूंढोगे तो ये देखो, ये रहा कि यहाँ पर 4 पायरोल रिंग रहती है जो कि किसके साथ अटैच रहती है बेटा, CH के साथ, 1 2 3 और 4। क्लियर? कि पोरफायरिन में पता चला कि कितनी रिंग्स रहती है, 4 पायरोल रिंग्स रहती हैं जो कि CH, जिसको कि हम मीथेन ब्रिज के नाम से जानते हैं, उसके साथ अटैच हुई रहती है। स्केलेटन ऑफ ईच पायरोल रिंग, यानी कि इन पायरोल रिंग को जो मेन बनाते हैं वो बनाते हैं 5 एटम, जहां पर आपको 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। कितने? 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। ये देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, CH ये 4 पायरोल रिंग रहती है 1, ठीक है। उसके बाद और ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, देन 3 और इसके अलावा यहाँ पर गया ये रहा 4। 4 पायरोल रिंग है। और अब इन्हीं 4 पायरोल रिंग को एक बार ध्यान से देखना बेटा, ये देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 क्या रहता है यहाँ पर, नाइट्रोजन रहता है। ये रिंग कंप्लीट, मतलब CH एक तरफ उसके डबल बॉन्ड हो, एक तरफ ये सिंगल हो, और जो ये CH रहता है इसकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरे को, इतने हिस्से को, यानी कि यहाँ से लेके इतने हिस्से को हम बोलते हैं पायरोल रिंग। ऐसी 4 पायरोल रिंग है इस हेड के अंदर, और इसमें कितनी रहती है, इसके स्केलेटन, यानी कि इसको कौन बनाता है, ये 4 तो कार्बन और इसके अलावा 1 नाइट्रोजन। और ये लोग कहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल सेंटर के अंदर। इतनी चीज क्लियर है। अब एक मैग्नीशियम आयन ध्यान से देखना, जब हम इस सेंटर यानी कि पोरफायरिन हेड की बात करेंगे, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है और एक रिंग इधर है, और इन सब के सेंटर में, है ना, इन सब के सेंटर की जब बात चलती है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम आयन। पोरफायरिन हेड के सेंटर में बेटा मैग्नीशियम आयन रहता है विच इज हेल्ड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ पायरोल रिंग। ये 4 रिंग इधर है, 1 2 3 4, और ये 4 रिंग्स के नाइट्रोजन एटम के साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है, मैग्नीशियम आयन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें 2 तो रहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए इनको देखो ध्यान से देखना, डॉट डॉट और सॉलिड लाइन से दिखा रखा है कि 2 तो यहाँ पर कैसे रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं, और 2 रहते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्सटर्नल कार्बन एटम्स वगैरह की जब हम बात करेंगे, यानी कि ये जो रिंग्स हैं, इन रिंग्स के बाहर की तरफ भी हमें कार्बन एटम्स दिखाई देते हैं, 1st 3rd 5th और 8th, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मिथाइल ग्रुप। क्लियर बेटा।
अब आ जाओ क्लोरोफिल पी के ऊपर, यानी कि CH3। ये देखो दिखाई दे रहा है, CH3 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 और CH3 कि पायरोल रिंग के बाहर की तरफ भी कार्बन मॉलिक्यूल रहते हैं, जहां पर हमें मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा अलग हो जाता है कि जो कार्बन 3 होता है, ठीक है, कार्बन 3 के ऊपर आपको मिलेगा एल्डिहाइड CHO ग्रुप, यानी कि जैसे कि ये क्लोरोफिल ए के ऊपर क्या है CH3, अगर ये क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता, CHO ग्रुप देखने को मिलता। थोड़ी सी केमिस्ट्री है, लेकिन अगर हम ध्यान से और लाइन टू लाइन इसको करते जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं इसकी फाइटोल, यानी कि जो इसकी टेल होती है, ये क्या होती है, इट इज इनसोल्यूबल चेन फॉर्म्ड ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन, जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला होता है C20H39OH। कितने कार्बन है, 20 कार्बन है, 39 हाइड्रोजन है और OH मॉलिक्यूल है इसके पास। क्लियर। जैसे लिपिड मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको अपने पास जोड़े रखते हैं। ये जो टेल होती है, ये इस हेड को क्या करती है, कंटिन्यू अपनी कांस्टेंट में रखती है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, विदाउट मैग्नीशियम इज नोन एज द फियोफाइटिन। अगर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फियोफाइटिन के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब आती है कुछ टर्मिनोलॉजी। फोटोल्यूमिनेसेंस मतलब कुछ स्पीसीज आती है। देखो मान लो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट के पास रेडिएशंस आती है। अब ये थोड़ी है बेटा कि वो सारी की सारी रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या निकालता है। एक प्रोसेस री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, समझे कि जो एनर्जी आई जब उसको री रेडिएट करे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस, द प्रोसेस ऑफ री रेडिएशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। और जो ये फोटोल्यूमिनेसेंस होती है, ये दो टाइप की होती है, फ्लोरिसेंस और फोस्फोरिसेंस। क्लियर। फोस्फोरिसेंस डिले, देखो लाइट आई, कुछ देर के लिए अपने पास रखा और फिर उस सब्सटेंस ने उसको वापस से भेजा, इसको हम बोलते हैं फोस्फोरिसेंस। फ्लोरिसेंस तब की तब एमिशन होना, जैसे ही रेडिएशंस आती हैं उनका एमिशन सडनली टाइम के साथ से हो जाना, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दे आर नोन एज द फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि वो लोग शो करते हैं फ्लोरेसेंस, यानी कि डिले नहीं करते वो लोग, वो टाइम के साथ तब की तब इस काम को क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। इस चीज को समझे। अगर अब हम आगे बात करेंगे कि जब जो ये फ्लोरेसेंस वगैरह रहते हैं, ये किसकी वजह से, फ्लोरेसेंस जो हमें क्लोरोफिल में देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं क्लोरोफिल ए की वजह से। बाकी तो जितने भी रहते हैं बेटा वो उन रेडिएशंस को इसी के हैंडओवर करते हैं। और जब जैसे ही लाइट एनर्जी मिलती है, ये देखो मान लो ये वाला डायग्राम एक बार ध्यान से देखना, सन की रेडिएशंस आई क्लोरोफिल के पास, जैसे ही क्लोरोफिल, अब ये ग्राउंड स्टेट में है यानी कि बिल्कुल जीरो पे है, जैसे ही इसको ये रेडिएशंस मिलती हैं दैट गेट एक्साइटेड, ये क्या हो जाता है बेटा, एक्साइट। तो देखो फ्लोरेसेंस समझ गए ना, रेडिएशन ये आना और फिर शो होना, एक्साइट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट से चेंज हो गया एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट नियरली 10⁻⁻⁹ सेकेंड के लिए रहती है। और अगर इस टाइम पे इसने जो एनर्जी मिली उसको यूटिलाइज नहीं किया तो वो जो एनर्जी रहती है वो क्या कर जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर। तो बेटा जब एक बार ये एक्साइट होता है तो हम इसको बोलते हैं एक्साइटेड सिंगलेट स्टेज। 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, तो यानी कि ये कैसे कैसे होने की लग रही है, उसी के बेस पे हम इसको सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एमर्सन इफेक्ट। एक साइंटिस्ट था, उसने स्टडी की, क्या स्टडी किया कि अगर हम एक सिंगल वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस देखें तो बहुत कम है,
लेकिन अगर दो एक साथ डाल दी जाए तो फोटोसिंथेसिस तेज होती है। कैसे? शार्प रिडक्शन इन रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक व्हेन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ मोर देन 680 वाज यूज्ड अलोन। यानी कि सिर्फ एक बीम दी गई है लाइट की अकेली, अगर अकेली दी गई है तो वो हमेशा जो रेट है वो कम मिलेगा, जिसको कि उसने नाम दिया रेड ड्रॉप। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं दो अलग अलग वेवलेंथ, एक छोटी एक बड़ी वेवलेंथ को साथ में डालूं तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी को उसने बोला था एमर्सन इफेक्ट। किस लिए हुआ? क्योंकि जब दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जाती है तो वो अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रैप करती है, और ट्रैप करने की वजह से उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हो जाती है इंक्रीज। नेक्स्ट एक और टर्म आती है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि कितनी वेवलेंथ, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया। ग्राफिकली जब हम ये शो करें दैट हाउ मच एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, किसी सब्सटेंस ने कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, किसी सब्सटेंस ने कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और वो ग्राफ जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किस रेट पे, किस वेवलेंथ पे कितनी फोटोसिंथेसिस हुई। देखो, एक तो हम ग्राफ बनाए कि हाँ भाई इस सब्सटेंस ने इतनी इतनी वेवलेंथ को क्या किया है बेटा, एब्जॉर्ब किया है, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम ग्राफ से ये शो करें कि इस वाली वेवलेंथ पे इतनी फोटोसिंथेसिस हुई या इस वाली वेवलेंथ पे इतनी फोटोसिंथेसिस हुई, उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम का पता चला तभी तो ये चीज समझ में आई ना कि जो ब्लू वॉयलेट और जो रेड पार्ट होते हैं उस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, और जो बाकी होते हैं उनके ऊपर होती है सबसे कम। क्लियर? अभी ये काफी ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो अभी हम सिर्फ इसको यहीं पर ही एंड अप करेंगे। सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया था एंगलमैन के थ्रू इन 1882। आता है बेटा कि किसने किया था, कैसे किया था? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया का मतलब है कि एंगलमैन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ग्रीन एल्गी के ऊपर, जो कि अलग अलग वेवलेंथ पे देखा कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन पे कितनी फोटोसिंथेसिस होने के लग रही है। क्लियर? नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे अब कैरोटीनोइड। क्लोरोफिल कंप्लीट हो चुका। ग्रीन, ग्रीन के अलावा येलो, ब्राउन या जो रेड पिगमेंट होते हैं बेटा, उनको हम क्या नाम देते हैं? कैरोटीनोइड के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोफिल बी की तरह इनको भी एसेसरी पिगमेंट बोला जाता है। क्लियर? दो होते हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल, येलो और ऑरेंज कलर। कैरोटीन हमें पता है कैरेट के अंदर, टोमेटो के अंदर होती है ना, कि जब हम बात करते हैं ऑरेंज कलर की, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? कैरोटीन की वजह से होता है। जैसे टोमेटो का जो रेड कलर है या जो चिल्ली का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन। और उनके अंदर उस कैरोटीन को हम बोलते हैं लाइकोपीन। सबसे कॉमन कैरोटीन होती है बीटा कैरोटीन, जो कि हमें कैरेट के अंदर देखने को मिलती है। और जब हम कैरेट यानी कि गाजर खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो जाके कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में, तभी कहा जाता है कि गाजर अच्छी होती है। दूसरे रहते हैं बेटा येलो कलर पिगमेंट, जिनको कि हम बोलते हैं जैंथोफिल। और इसमें जो वो येलोइश कलर मिलता है लीव्स वगैरह को या प्लांट्स को, किसकी वजह से मिलता है? ल्यूटीन की वजह से। क्लियर? तो कैरोटीन हो या जैंथोफिल हो, दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि क्लोरोफिल, इथाइल ईथर हो गया, इन सब के अंदर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्या फंक्शन। तो कैरोटीनोइड का ये तो पता चल गया कि एसेसरी होते हैं। एसेसरी का क्या मतलब होता है बेटा? कि ये लोग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्लोरोफिल ए के हैंड ओवर कर देते हैं। बट इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, H2O, सिर्फ ऑक्सीजन निकली और उस ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। OO को ये लोग आपस में लेते हैं और O2 की फॉर्म में जोड़ कर तब बाहर निकालते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? दे प्रोटेक्ट द क्लोरोप्लास्ट
फ्रॉम द नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्लोरोप्लास्ट को उस नेसेंट ऑक्सीजन से बचाते हैं जो कि वाटर टूटने पे, जब पानी टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है, सिर्फ ओ निकलती है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये उस नेसेंट ऑक्सीजन को लेंगे, क्लियर, और उसको हार्मलेस यानी कि O2 में कन्वर्ट करके और फिर बाहर निकालते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कौन बचा रहा है? कैरोटीनोइड्स। अगर ये नहीं होते तो क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता। क्लियर बेटा? इनके कलर की ही वजह से जो फ्लावर्स हैं या जो अलग अलग प्लांट्स रहते हैं उनको कई सारे कलर्स मिलते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बीटा कैरोटीन एनिमल्स जब कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में। क्लियर? इसके अलावा कुछ और भी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स वगैरह थे उनमें हमने कुछ एक को पढ़ा था, फाइकोबिलिन्स। ना मैग्नीशियम होता ना फाइटोल होते, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ब्लू कलर के, जहां पर हम इनको नाम देते हैं फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन। रेड कलर के भी होते हैं जहां हम इनको बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन। क्रोमेटिक अडेप्टेशंस बेटा अलग अलग जहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह या रेड एल्गी हमने पढ़ी थी उनके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, और वहाँ पर हमने इनको नाम दिया था फाइकोबिलियोसोम। प्लांट किंगडम निकालना आपको ये टर्म दिखाई देगी मॉडिफिकेशंस में, फाइकोबिलियोसोम्स। क्लियर? तो अब पिगमेंट्स के बाद में हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। क्लियर?